अपने अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं जस्ट बाय वर्किंग ऑन ओज? तो 4 स्टेज का कैंसर भी 0 पे आकर जाता है। अच्छा, बिना कीमोथेरेपी के भी? मैं कहता हूँ किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अब कीमोथेरेपी ने तो क्या किया, आपके अंदर एक पॉइजन पैदा किया जी। उसने उन सेल्स को मारा, हमारे अपने सेल्स को भी तो मारा। हाँ, मतलब जो सेल्स स्वस्थ थे वो भी तो मर जाते हैं, इसलिए तो बाल चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन को क्या आयुर्वेदा बिल्कुल कम्प्लीटली क्योर कर सकता है? 100%। कोई ऐसी कोई रेमेडी बताइए डॉक्टर साहब, जो रात को सोने से पहले कुछ खा लें या पी लें जिससे हमें अच्छी नींद आए। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो इसके लिए ना मैंने एक योग डेवलप किया है, अक्षय योग। जी। पर डॉक्टर साहब, ये फिर एलोपैथी की तरफ हम आए ही क्यों? हमें उस तरफ लाया गया है बेटे, आए थोड़ी नहीं। जिस टाइम अंग्रेज गए उन्होंने कहा ये तो बर्बाद होना ही चाहिए, तो हमें और बीमार करने के लिए, हमारी जनरेशन खराब करने के लिए हम पे थोड़ गए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ज्वल हं सन लं शन फट। ये सब ना शब्द नहीं है, वाइब्स है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर भूपेंद्र के गुप्ता, एक रिनोन आयुर्वेदिक फिजिशियन, होलिस्टिक हीलर और अक्षय योगा के फाउंडर। डॉक्टर गुप्ता न केवल एक चिकित्सक हैं, बल्कि एक ओजस गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं, जो शरीर की वाइटल एनर्जी ओजस को जागृत कर होलिस्टिक हीलिंग पर काम करते हैं। एक रूम में एक सेल से लेके इतना बड़ा ट्रिलियन जो सेल का शरीर जो बन रहा है, ये किससे बन रहा है? एनर्जी। जब वो शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे आयुर्वेद ने और वेद ने दोनों ने उस ऊर्जा को ओज का नाम दिया। भगवान धन्वंतरी मानने जाते हैं चिकित्सकों को। वो सारा ही ओज पे आधारित है। उनके एक हाथ में चक्र, चक्र का मतलब है ऊर्जा, शक्ति। सेकंड नंबर पे शंख है। शंख की क्या क्वालिटी होती है कि जहां शंख बजता है वहां पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आ जाती है। उनके तीसरे हाथ में अमृत कलश है। अमृत कलश का मतलब होता है कि जो भी वो अपने हाथ से देता है वो अमृत बन जाता है। चौथे हाथ में उनके लीच है, चिलुका। लीच की क्या क्वालिटी होती है कि जिस टाइम वो शरीर पे चिपकती है वो अंदर से टॉक्सिन्स चूस लेती है और साफ खून को वहीं रहने देती है। इसी तरह हर डॉक्टर में वो क्वालिटी होती है कि डिटॉक्सिफाई कर दे। अब बल्कि उल्टा हो रहा है। अभी भी हम देखते हैं कि हिमालयाज में बिना कपड़ों के जो रहते हैं तो वो अपने ओज पे ही काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हम ओज पे काम करते हैं आयुर्वेदा के थ्रू, तो उस पर क्या हम मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं? जैसे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी को कहते हैं कि वो कभी छोटे हो जाते थे तो कभी बहुत बड़े हो जाते थे। तो छोटा और बड़ा होना शायद शरीर की बात नहीं थी, वो शायद ओज की ही बात थी। और जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, तो यानी कि आयुर्वेदा वहां से चला आ रहा है। उससे पहले से बेटे, मतलब आयुर्वेदा सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसमें आपका ध्यान भी, मेडिटेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। डॉक्टर साहब, पाथवे टू हीलिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अक्सर करके आयुर्वेदा को जड़ी बूटी या घर के नुस्खों से जोड़ा जाता है और इस वजह से बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि आयुर्वेदा इतना इफेक्टिव नहीं है। तो इस परसेप्शन पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? ये सारा संसार एनर्जी से बना हुआ है जी। एक वूम में एक सेल से लेके इतना बड़ा ट्रिलियन जो सेल का शरीर जो बन रहा है, ये किससे बन रहा है? एनर्जी। जब वो शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे आयुर्वेद ने और वेद ने दोनों ने उस ऊर्जा को ओज का नाम दे दिया। ओज। जी। ओज ऊर्जा का ही रूप है जो कि शरीर के ऊपर आता है। आपके अंदर ओज की कमी हुई, ऊर्जा की कमी हुई, तो वो सेल जो कि बड़े अच्छी तरह से चल रहा है उसके फंक्शंस कम होने शुरू हो जाते हैं। उसकी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो वीक होने शुरू होती हैं और वो डिफरेंट रूप धारण कर लेती हैं, जो कि रोग है। बीमारी क्या है? जब सेल्स ठीक से काम ना करो, एनर्जी कम हो जाए तो वही रोग हुआ। वो रोग नहीं, उससे नहीं, उससे जो काम करने की क्षमता है वो कम हो गई। पेनक्रियाज के सेल हैं, उसमें अब ऊर्जा खत्म हो गई तो इंसुलिन कम कर देगा। राइट। क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। लिवर के सेल में कम हुई तो उसने सारे शरीर का मेटाबॉलिज्म खत्म कर देना। जब ये कम हुआ तो हमें किस चीज की जरूरत है? आप देखो, एनर्जी की, ओज की जरूरत है। हम अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं।
Right. हम क्या करते हैं, आपके अंदर ऊर्जा कम हुई, ओज कम हुई, आप बीमार हुए, उस बीमार होने के कारण ना सेल सिग्नल देता है पेन के रूप में, वीकनेस के रूप में, डिफरेंट इचिंग के रूप में, तो वो सिग्नल आते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन सिग्नल्स को दबा देते हैं। जी, जैसे ही सिर दर्द होता है हम कॉम्बीफ्लैम ले लेते हैं। तो यानी कि उन सिग्नल्स को डॉक्टर साहब दबाना नहीं चाहिए उस वक्त? नहीं, दबाओ, पर उसका कारण देखो कि कहाँ सेल में ऊर्जा कम है, उसकी पूर्ति भी तो करो। राइट राइट राइट। उस टाइम आपको उस क्षतिपूर्ति को करने की जरूरत है, तो खाली दबाने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो ना, मेरे को यार सिर दर्द हर चौथे दिन हो जाता है, कोई पीछे तो कारण होगा। जी जी, आई शुड ट्रीट दैट, हमें वो देखना चाहिए ना, इंस्टेड की खाली जब होए तो होए। कोई बात हुई कि आपने गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाई, बीप आई, हमने क्लैंप लगा दिया, जी, बेल्ट नहीं लगाई। जरूरत है कि अपनी सेफ्टी के लिए हमें बेल्ट लगाने की जरूरत है, और उसको आगे के लिए भी ठीक करने की जरूरत है। मतलब जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है वो उस वक्त, जैसे आपने क्लैंप लगाने की बात की सीट बेल्ट पे, तो एक बार वो बीप नहीं आएगी, एक बार आपका सर दर्द होना बंद हो जाएगा, लेकिन जो मेन रीजन है वो तो वही है, रूट कॉज तो वही रह गया। आपको रेगुलर वीकनेस आ रही है और आपका शरीर डिटेरियोरेट हो रहा है, आपने कभी ये नहीं सोची कि ऐसा है अब मल्टीविटामिन खाए ठीक हो गया, मतलब कभी हमने ये नहीं सोचा कि भाई इसको ठीक भी करने की जरूरत है। पर डॉक्टर साहब आयुर्वेदा बहुत स्लो भी तो है, एलोपैथी इतना फास्ट है, हमें क्विक फिक्स मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कल मेरी कोई मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे वो अटेंड करनी है, तो मैंने सिर दर्द की दवाई ले ली और मैं क्विकली ठीक हो गई। अगर मुझे फीवर है तो मैंने डोलो ले ली, अगर थोड़ा सा गला खराब है तो कोई कफ सिरप ले ली, तो उससे आराम तो मिल जाता है। आराम तो होता है ना, पर जब आपको रिकरेंट हो रहा है, अब इस आराम में क्या होता है कि हमारी बॉडी अपने आप कोप करती है, अपनी इम्यूनिटी को अपने आप बढ़ाने की कोशिश करती है, अपने ओज को अपने आप हील करने की कोशिश करती है, ओज बढ़ाने की कोशिश करती और है, वो दब जाता है, वो दब जाता है। पर जब बार बार होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं विशेष कमी है। जी जी जी। तो हमें जरूरत है उसको दूर करने की, उस कमी को दूर करने की। अब आयुर्वेद क्यों कम देर से असर कर रहा है? मैंने अगर आपकी ऊर्जा बढ़ानी है, ओज बढ़ानी है, उसके लिए एलोपैथी में कुछ नहीं है। मल्टीविटामिन वो बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करती, कारण कि वो सारे सिंथेटिक हैं। ओके। और लीवर सिंथेटिक चीज को लेता ही नहीं। ओके। हमारा शरीर नेचर से बना हुआ है और नेचुरल चीजों को ही लेता है, तभी हम जड़ी बूटियों का नाम लेते हैं बेटे। ठीक है ना। और वो मल्टीविटामिन्स अगर एब्जॉर्ब मुझे लगता है हो भी जाते होंगे तो जल्दी से वो उनका ठहराव वहाँ उन सेल्स के अंदर रहता नहीं होगा, स्टोर नहीं होते होंगे। वो काम कर ही नहीं सकते बेटे। मैं जब भी कभी मेरे पास आता है कि आपको मेरे को वीकनेस है, मैं कहते हैं आप फ्रूट पे ज़्यादा जोर दो, नेचुरल चीज़ें लीवर लेगा और आपका हर सिस्टम ठीक हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है, हमारे भगवान धन्वंतरी मानने जाते हैं चिकित्सकों को, वो सारा ही ओज पे आधारित है। कभी हम बड़े ध्यान से सोचें, उनके एक हाथ में चक्र, चक्र का मतलब ही ऊर्जा, शक्ति। जी। वो कहते हैं कि एक चिकित्सक को पहले अपने अंदर शक्ति पैदा करे, फिर दूसरे के अंदर इंड्यूस करे। डॉक्टर साहब जो अभी धन्वंतरी की आपने बात की, धन्वंतरी गॉड ऑफ द आयुर्वेदा? हाँ, गॉड ऑफ नहीं, नॉट आयुर्वेद, चिकित्सक। ओके। जितने भी चिकित्सक हैं उनके जो भगवान है वो धनु, तभी उनमें ये गुण दिए हुए हैं ना। सबसे पहले ऊर्जा आ गई, सेकंड नंबर पे शंख है। शंख की क्या क्वालिटी होती है कि जहां शंख बजता है वहां पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आ जाती है। ठीक है। वो कहते हैं कि आपकी आवाज में वो शक्ति होनी चाहिए जैसे शंख की, कि आप बोलो और उसके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई। अब बल्कि उल्टा हो रहा है, हम हर सिस्टम में पेशेंट के अंदर पैनिक क्रिएट कर देते हैं। अब आधा पेशेंट तो तभी मर जाता है जब उसे पता लगता है कि उसे इतनी कोई बड़ी बीमारी हो गई है, उसे लगता है इसका इलाज ही नहीं है। और कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई भी बीमारी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां नहीं है, कुछ नहीं है। आप अंदर ऊर्जा पैदा करते रहो। अगर देखो वो बिल्कुल क्षीण होके आया है, उसके अंदर कुछ नहीं रहा, फोर्थ स्टेज, फिर फोर्थ स्टेजेस नहीं मैटर करता बेटा। अच्छा। स्टेजेस मैटर, स्टेजेस तो ये है कि कितनी जगह आपका पहुंचा हुआ है। ओके। तो अगर आपके अंदर फिर भी ऊर्जा है तो आपने उसमें पॉजिटिविटी दी, उसको पूरा तरह बताइए कि क्या, किस तरह आपने प्राणायाम करना है, किस तरह आपने एक्सरसाइज करनी है, किस तरह मेडिटेशन करनी है। जब आप ये सब कुछ बता रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे ऊर्जा बढ़नी शुरू होती है
और 4th स्टेज का कैंसर भी 0 पे आकर हो जाता है। अच्छा, बिना बहुत- कीमोथेरेपी के भी? मैं कहता हूँ किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अब कीमोथेरेपी ने तो क्या किया, आपके अंदर एक पॉइजन पैदा किया, जी उसने उन सेल्स को मारा, हमारे अपने सेल्स को भी तो मारा। हाँ, मतलब जो सेल्स स्वस्थ थे वो भी तो मर जाते हैं, इसलिए तो बाल चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ वो क्या है, ओज कम खत्म हो गया। तो पूरा ही हर सेल का ओज कम कर दिया। तो अगर आप खाली आप इस पे रहते हो, ओज को बढ़ाते हो, और एक बार पेशेंट ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। जी मेरे पास एक नहीं बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, मेरे अपने पेशेंट हैं और ऐसे ऐसे पेशेंट जिनको मैंने देखा तक नहीं है। उन्होंने मेडिसिन लेके ही ठीक हो गए। हाँ, मेरे से आया जी, एक बाहर से कहीं से फोन आया, कनाडा से कहीं से, कि मेरी मदर को दिल्ली में है, वो आ नहीं पाएंगे तो आप दो, और 4th स्टेज का कैंसर, मतलब सारे ऑर्गन इन्वॉल्व थे। फिर उसको धीरे धीरे देना शुरू किया। अगर पेशेंट 1 महीने में कुछ रिस्पॉन्स दिखाना शुरू करता है, दैट मीन्स ओज बढ़ना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, यहाँ खुद की पेशेंट की विल पावर पे भी तो डिपेंड करता बहुत होगा। करता नहीं, विल पावर खुद की भी, प्लस आपकी, आप कैसे उसको टैकल करते हैं, कैसे उसको गाइडलाइंस देते हैं, वो सब कुछ मैटर करता है बेटा। तभी तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, नेक्स्ट बस टू वो गॉड। तो है, पर वो उस टाइप का मानते नहीं ना। ना डॉक्टर समझता है, ना डॉक्टर उस चीज को उस ढंग से ट्रीट करता है। राइट। भगवान धन्वंतरी, उनके तीसरे हाथ में अमृत कलश है। अमृत कलश का मतलब होता है कि जो भी वो अपने हाथ से देता है वो अमृत बन जाता है। और विशेष कर जड़ी बूटी, जब ओज बढ़ाने के लिए आप जड़ी बूटी देते हैं तो ओज का काम करती है और सारा ठीक। और चौथे हाथ में उनके लीच है, जिलोका। अच्छा, लीच की क्या क्वालिटी होती है कि जिस टाइम वो शरीर पे चिपकती है वो अंदर से टॉक्सिन्स चूस लेती है और साफ खून को वहीं रहने देती है। राइट। इसी तरह हर डॉक्टर में वो क्वालिटी होती है कि डिटॉक्सिफाई कर दे, खूब अच्छी तरह डिटॉक्सिफाई कर दे, अंदर से हर सेल अपने जागृत होना शुरू हो जाता है। विशेषकर लिवर डिजीज में, लिवर में जरूरत ही टॉक्सिन्स रिमूव करने की है। जी। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो, हेपेटोसाइट्स अपने आप चलने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल ये डिटॉक्सिफाई का तो बहुत ज़्यादा सिस्टम चल भी रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप अजवाइन का पानी ले लीजिए तो आप डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। पर उसका एक सिस्टम सा होता है कि आपने उसको कैसे करना है बेटे। मतलब जो वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं, इन 3 दोष पे आप डिपेंड करता है कि आप में कौन सा दोष डोमिनेंट है, तो आपको उसी टाइप ही आपको डाइट लेनी पड़ती है। Exactly. कैंसर में भी यही होता है। अच्छा। डिफरेंट कैंसर के डिफरेंट जगह पे हैं। हमारे क्या होता है कि आपने देखा इस जगह कैंसर है, उसमें क्या होता है कि कई जगह कफ के कारण कैंसर बनता है। फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ जी। कई जगह पित्त के कारण कैंसर बनता है। तो आपको कई बारी मेंटल सिचुएशन के कारण बात करके होता है, तो आपको थोड़ा सा आइसोलेट करना पड़ता है। तो ओज के साथ साथ आपको वात, पित्त, कफ को भी लेना पड़ता है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये कैसे पता लगता है कि आपके अंदर कौन सा दोष है, वात है, पित्त है या कफ है? वो बेटा एक तो हमारी पल्स हमें बता देती है, जो अपनी नाड़ी चेक करते हैं आप। जी। वो हमें एकदम बता देती है कि इसका ये दोष ऐसा है, मतलब बढ़ा हुआ है, कम है, और हमें उसी हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ता है। जी। इसी तरह हर ऑर्गन वाइज डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे लंग्स एंड ब्रेस्ट कैंसर, वो कफ से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो आपको उसके साथ, ओज के साथ साथ उसको भी ट्रीट करना है। जी। तो आपका रिकरेंट यूटी है या कैंसर ऑफ द ब्लैडर है, उसमें आपका पित्त ज़्यादा वो होता है, एसिडिटी वगैरह है तो उसमें पित्त होता होगा। जी। तो हमें उससे प्रोस्टेट में पित्त का भी बहुत बड़ा रोल होता है, एनल कैंसर में भी इसका होता है। तो हमें थोड़ा सा उसको ये अपन हमारा एक्सपीरियंस बताता है। जी। एक डॉक्टर साहब, डिप्रेशन को क्या आयुर्वेदा बिल्कुल कंप्लीटली क्योर कर सकता है? 100%। कि उसमें क्या होता है कि डिप्रेशन का क्या मतलब है कि आपके न्यूरॉन्स पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो वीक है बेटे। कोरोना वैक्सीन के बाद बहुत से लोगों को डिप्रेशन हुआ। क्यों? उसने ओज एकदम कम कर दिया। अच्छा। ओज कम हुआ, डिप्रेशन हो गया। जी। हम दवाई लेने चले गए, एंटी डिप्रेशन दवाई दी, नींद की दवाई दी, उससे और कम हो गया। पर उससे तो ठीक होना चाहिए था ना? नहीं, उसने एनर्जी तो नहीं दी ना बेटा, उसने आपकी सोचने की क्षमता कम की है। तो आपके सेल्स को थोड़ा सा सुला दिया, बट वो You उसको feel एनर्जी better. नहीं दी। You feel better. You're not better. आप उसको एनर्जी देनी शुरू कर दो।
साथ साथ थोड़ा सा हल्का सा ट्रैंक्विलाइज कर दो, चाहे ना भी करो। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी ना, उसके अंदर अपने आप उत्तेजना शुरू हो जाती है। पेशेंट 1-2-3 हफ्ते के बाद अपने आप कहता है कि नहीं मेरे को अच्छा लग रहा है। एंटी डिप्रेसेंट की दवाइयां तो ऐसे कहते हैं कि सालों साल चलती है, उसकी उसे बंद छोड़ा ही नहीं भी होता है। होती। बंद ही नहीं अगर होती। कुछ दिन बंद हो भी जाती है फिर दोबारा आ जाता है हाँ कुछ जी, स्टेज हाँ जी, में। हाँ जी। आप एक बार उसकी न्यूरॉन्स को ताकत देने की कोशिश तो करो, एकदम फर्क पड़ जाता है। और जो नींद की प्रॉब्लम है उसमें भी जब नींद की दवाइयां दी जाती तब भी डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर ये बोलते हैं कि इसे आप ज्यादा समय तक ना लें वरना एडिक्टिव हो जाएंगे इसके। पर वो जिसको अब नींद नहीं आएगी तो आप लोगे, हाँ जी। आप 9 बजे तक इंतजार करोगे, 10 तक करोगे, 11 तक करोगे, फिर बाद में कहता है ये गोली खा लो, चलो नींद तो आ जाए। ठीक बात है। हाँ। ठीक है तो ना। कोई ऐसी कोई रेमेडी बताइए डॉक्टर साहब, कोई किचन इंग्रेडिएंट्स ही बताइए, कोई घर के नुस्खे जिसे हम जो रात को सोने से पहले कुछ खा लें या पी लें जिससे हमें अच्छी नींद आए। बेटा इसके लिए ना मैंने एक योग डेवलप किया है, अक्षय योग। और अक्षय योग क्या है? अक्षय योग में क्या है कि हमें बिल्कुल सीधे लेट जाना है बेटा। टेक डीप ब्रीथ, लंबा सांस लो, पैरों को स्ट्रेच कर, स्ट्रेच करने के बाद मूल बंद लगा दो, पेल्विक रीजन को अंदर खींच लो जी। फिर पेट को अंदर कर दो, इसको बोलते हैं उड्डयन बंद। ओके। अभी सांस अंदर लिया ही है आपने और फोकस एपिगैस्ट्रिक रीजन पे करो, होल्ड इट फॉर सम टाइम जितना कंफर्टेबली कर सको, देन एक्सहेल वेरी स्लोली। बस ये जो पार्ट है बहुत जबरदस्त है। जब आप इस स्लो क्रिया में जाओगे ना तो आप ना एकदम रिलैक्स हो जाओगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको अपनी मुट्ठियां बंद रखनी है। फिर जब आप लगे बिल्कुल सांस निकल गया, आराम से बाहर हो गया, फिर थोड़ा रिलैक्स करो, देन रिपीट इट। सेकंड स्टेज में आपने पैरों को अंदर स्ट्रेच करना है, बाकी क्रियाएं मूल बंद, उड्डयन बंद और ध्यान वो वहीं रहेगा आपको। जब हम ये सारी क्रिया कर लेंगे, जब उसको सांस को फिर बाहर छोड़ेंगे, होल ऑफ द बॉडी विल बी रिलैक्स्ड। और आप जब इतना स्लो करोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप हवा में उड़ रहे हो। जब वेरी स्लो, उससे क्या होता है माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा और आप एकदम गहरी नींद में चलोगे। हाँ, मतलब ये तो मैंने भी नोटिस किया है कि जब हम, ये तो अक्षय योग आपने बताया, अगर डीप ब्रीदिंग ही करते हैं सिर्फ, तो जब भी मुझे नींद नहीं आ रही होती तो मैं डीप ब्रीदिंग करती हूँ और सांसों पे ध्यान देती हूँ। सांसों पे ध्यान देते देते पता नहीं कब नींद आ जाती है। बट डू इट वेरी स्लोली। ओके। ये इसकी जो क्रक्स है। हाँ, स्लोली। जितना आप स्लो करोगे उतना आप डीप स्लीप में चले जाएंगे। क्योंकि अगर हम फास्ट करेंगे तो हमारी ऊर्जा, मुझे लगता है हम एक्टिवेट हो जाएंगे। वो तो एक्टिवेट हो जाएगी ना, वो तो आपको, आप कॉन्शियस हो, जब बिल्कुल शांत भाव से ब्रीद आउट कर रहे होते हो, यू रियली एंजॉय इट। डॉक्टर साहब, इंडिया में ऋतुएं चेंज होती रहती है, जैसे ही सीजन चेंज होता है तो कफ, एलर्जीज और कोल्ड, फीवर, वायरल इन्फेक्शन ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि सीजन्स हर दूसरे तीसरे महीने ही चेंज होते हैं? उसमें ये होता है बेटे कि वी आर सेंसिटिव टू दैट सीजन। ठीक है ना। जैसे आपको हल्का सा ठंडा हुआ तो अगर आप उससे एलर्जिक नहीं है, यू आर सेंसिटिव, शब्द गलत हो जाता है, तो उसमें क्या करो कि आप उस टाइम अपने को हल्का सा कोजी कर लो, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और इंडिया तो भरमार है ऐसी गर्म चीज़ों की जो कि हमारे अंदर एनर्जी पैदा करती हैं। आप तुलसी, अदरक की चाय पियो, अगर ज़्यादा है थोड़ी दालचीनी डाल लो। ये तीनों चीज़ें एक ऐसी हैं जो आपके अंदर बहुत ताकत पैदा करेगी। तुलसी, अदरक और दालचीनी। दालचीनी गिलोय बहुत अच्छा है। एक रात को सोते हुए बेसन का सड़ाका, बेसन का, बेसन को देसी घी में भूनो और उसमें थोड़ी सी सौंठ डाल दो, थोड़ी दालचीनी, थोड़ा ये डाल के, अपना काली मिर्च डाल के और दूध डाल के गरम गरम पी जाओ। अच्छा। और आप देखो अगले दिन आपका फ्लेम एकदम निकलना शुरू हो जाएगी। उसने पका दिया, अंदर से गर्मी पैदा करती जी। ये तो एंशिएंट साइंस है। हमारे जो साधु थे, जो अभी भी हम देखते हैं कि हिमालयाज में बिना कपड़ों के जो रहते तो वो अपने ओज पे ही काम कर रहे हैं। और जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे तो यानी कि आयुर्वेदा वहां से चला आ रहा है। उससे पहले से बेटे, क्योंकि देखो वो वैद्य जी ने कैसे मंगाई संजीवनी बूटी, उन्हें पता था। आप देखो ना, इसी उसके पहले से चला आ रहा है। अब एक और आयुर्वेद की बड़ी जबरदस्त गेम है। आयुर्वेद खाली ये नहीं है कि आपने 4 किताबें पढ़ ली या कॉलेज ज्वाइन कर लिया, नहीं। इट्स ए गेम ऑफ एक्सपीरियंस। चरक नाम सुना है जी? चरक जी जो कि हमारे हजारों साल पहले हुए थे, 3000 से ज़्यादा। तो उन्होंने कहा था जिस समय एक स्टूडेंट पढ़ के आता है तो वो चिकित्सक बनता है। केवल बात उसको ये पता है मेरे को 4 दवाइयाँ दे के चिकित्सा करनी है।
अब चिकित्सा करना उसका ये पैसे का वो नहीं है, उसका एक ध्यान की क्रिया है, उसकी साधना है। ओह, मतलब आयुर्वेदा सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसमें आपका ध्यान भी, मेडिटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट ज़्यादा मैटर करती है। आपने देखा है, मैंने आपको कोई दवाई दी, किसी को दी, आप उसका इफेक्ट देखती हैं, दूसरी में उसका साइड इफेक्ट देखेंगे, वो आपके अंदर ग्रूम होता जाता है। और जब आप ध्यान करेंगे, जब आपका खुद का मन शांत होगा, तभी तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब क्या होता है, वो कहते हैं कि 5 साल से 10 साल तक उस चिकित्सक को पनपने में लगते हैं, फिर वो 5 या 10 साल के बाद बन जाता है भिषक। क्या बन जाता है? भिषक। Okay. भिषक शब्द है कि बीमारी उनके पास जाने में भय खाती है। अच्छा। कि वहां जाऊंगी मैं ठीक हो जाऊंगी, और रोगी भय मुक्त हो जाता है। वो कहते हैं मैं वहां जग गया और ठीक हो गया, चलो कोई चिंता नहीं। मतलब उसके एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है पेशेंट में भी, और बीमारी को डर लगने लगता है। राइट। उसके 5 से 10 साल और चिकित्सा करने के बाद वो बन जाता है वैद्य। वैद्य। वैद्य बनता है 15 से 20 साल के बाद। वो कैसे? वैद्य वो है जो दूसरे को देखते ही उसकी वेदना समझ जाए कि इसको ये तकलीफ है और उसकी ये रेमेडी है, वो उसको वैद्य बोलते हैं। पहले होता भी ऐसे ही था, सिर्फ नाड़ी चेक करके। आजकल इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, MRI, कभी CT स्कैन, ये सब करके भी पता नहीं लग पाता। ये तो एक सौदा है, स्कैम है, कुछ नहीं है। अच्छा, नो डाउट 5 से 10% में फर्क भी पड़ता है, पर ज़्यादातर हम बीमार करने के लिए कराते हैं। कारण कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप टेस्ट कराते हैं, उसमें कुछ वेरिएशन आती हैं, हम आपको उस पर डाल देते हैं। राइट। आप तो उसी में लड़ते रहोगे ना सारी उम्र। अब वैद्य का क्या मतलब है? जो बहुत विद्वान बन गया, 20 से 30 साल लगे जी। उसके बाद और अपनी वो करता है, साधना करता है, उस साधना के बाद वो बन जाता है प्राण अभिसार। प्राण अभिसार। प्राण का मतलब होता है ऊर्जा, ओज, कि इसमें कहाँ ऊर्जा की कमी है और मुझे कैसे इंड्यूस करनी है, वो बन जाता है, उसको बोलते हैं प्राण अभिसार। देखो कैसे लेवल हाई बढ़ रहे हैं। जी जी। और उसके बाद और 5 से 10 साल करने के बाद बन जाता है राजवैद्य। राजवैद्य ये नहीं है राजाओं का वैद्य ना, कि जो बीमारी पे राज करता है। ये जी मुझे ये हो गया, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। हाउ डज इट मैटर? जी। मैंने यहाँ ऊर्जा इंड्यूस कर देनी है और ये ठीक हो जाएगा। तो ये देखो, ये हमारा एक वो सिद्धांत था कि एक्सपीरियंस के बाद ही आप ठीक होते हैं, ध्यान के बाद ही आप ठीक होते हैं, मतलब पूरी तरह पनपते हैं। अब क्या होता है कि आपने आज डिग्री ली, डॉक्टर बन गया, कल से प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद MD बने, वो और बड़ा हो गया, उसके बाद और कोई DM कर लिया, और बड़े हो गए। एक्सपीरियंस तो रहा नहीं, बुक्स है, बुक्स की नॉलेज है। राइट। अब वही 4 दवाइयाँ आप दे रहे हैं, वही RMP भी दे रहे हैं, दवाइयाँ तो लिमिटेड ही है ना। राइट। उसमें एक्सपीरियंस तो नाम की चीज तो है ही नहीं। और वैसे ही बीमारियों को तो एलोपैथी में दबाया ही जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, तो RMP से लेके ऊपर के लेवल तक दवाइयाँ तो एक ही हैं, मार्केट में जो अवेलेबल है वो आप दे रहे हैं। तो आपके पास कोई वो एक्सपीरियंस तो है नहीं कि कैसे इसको ठीक रखना है और आगे के लिए क्या क्या करना है जिससे आप बिल्कुल ठीक रहें। सो ये सारी एक गेम ना खत्म सी हो गई है। डॉक्टर साहब, हम आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम खुद भी तो अपने आप को हील कर सकते हैं, जबकि हमारे पास अगर कोई डिग्री ना भी हो। फॉर एग्जांपल, हम अपनी ही एनर्जी पे, अपनी ओज पे, जैसे आप कह रहे थे, मेडिटेशन करके अगर हम अपनी सोचने की, अगर उस पर भी वर्क करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस पर, बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं, तो भी हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। 100% बेटे, हमारे ब्रेन का तो बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और इसके साथ एसोसिएट होती है हमारी ध्यान की क्रियाएं। हमारे अंदर ना कुछ एनर्जी सेंटर्स हैं जी, कुछ चक्र हैं जी, 7 चक्रास जो बोलते हैं। हाँ, 7 चक्र। उन पे केवल मात्र ध्यान देने से वहां से ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाती है, केवल मात्र ध्यान देने से। मतलब हम अपनी चक्रास पे जब कंसंट्रेट करें, सिर्फ और कुछ ना सोचें, सिर्फ वही ध्यान हो हमारा, तो उससे हमारा ओज बढ़ जाएगा। अभी तक तो हम खाली बात कर रहे हैं कि बीमारी खत्म करने की चिकित्सा, परंतु अगर हमारे अंदर ओज होता है तो हमारे अंदर इतनी शक्ति है, इतना आनंद की स्थिति पैदा कर सकते हैं। हमारे ब्रेन पावर बहुत जबरदस्त है बेटा। हम अपनी एनर्जी का, जो कि भगवान ने हमें दी हुई है,
10% से कम का ही इस्तेमाल करके अपने आप को बड़ा 30 मार्क का समझते हैं जी कि हम इतना कमा लिया, इतना कुछ कर लिया। पर हमारे अंदर जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो हमारे मस्तिष्क में ऊर्जा भरी हुई है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते। हमने जो ये नाम दिए हुए हैं, सिद्धियाँ, हाँ जी, नवनिधियाँ, ये केवल नाम नहीं है, ये खाली हनुमान जी के पास ही नहीं है, हर एक के अंदर है। जरूरत है उसे उजागर करने की, ठीक है। और वो बड़े आराम से होती हैं, बशर्ते कि हम अपने सारी तरफ की दुनिया को थोड़ा सा संग्रहित करें। हम तो बाहर की दुनिया में इतने खुश होते हैं, जैसे हमें आनंद ही उसी में आ रहा है। और जो ध्यान एक्चुअली में करना कैसे ना, ये हमें कहीं सिखाया नहीं जा रहा है, ना स्कूल में ना कॉलेजेस में। मैं कहता हूँ हमारा जिस टाइम हमारी नालंदा यूनिवर्सिटीज होती थी, वहाँ सिखाया यही जाता था कि अपनी शक्तियों को जागृत करो, फिर आप उस तरफ चलते हैं जिस तरफ आपकी एफिशिएंसी है। आप अपने आप शक्तियां जागृत करने के बाद ना उस तरफ आपकी डायरेक्शन अपने मिलनी शुरू हो जाती है। अब तो हम थोपते हैं चीजें, राइट यार अच्छा इसको मैंने डॉक्टर बनाना है, हम यही कहते हैं ना, इसको इंजीनियर बनाना है। हाँ, मार्क्स लेने हैं, इतने नंबर लेने हैं, इतना रैंक लेना है। हाँ, उसकी अपनी शक्तियों को तो हमने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया। हमें तो अपनी इच्छाएं हैं, यार ये डॉक्टर बनेगा, वो भी कि क्या है कि ज्यादा कमाएगा, राइट, स्टेटस होगा, स्टेटस यही है का, और तो कुछ नहीं है। लोगों का भला करने का इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है, मतलब ही कोई नहीं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, बहुत सारी महिलाओं की शिकायत होती है कि हमें ना थका थका सा महसूस होता है, पर जब उनकी ब्लड रिपोर्ट आती है तो वो नॉर्मल होती है। तो आयुर्वेदा के हिसाब से इसका क्या रीजन हो सकता है? यहाँ जरूरत है ओज की बेटे। मतलब अगर एनर्जी कम महसूस हो रही है तो ओज तो आपके ब्लड रिपोर्ट में नहीं आएगा। तो ओज बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बहुत कुछ है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं, जैसे गिलोय का इस्तेमाल करते हैं, पिपली का इस्तेमाल करते हैं, अदरक का इस्तेमाल करते हैं। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू करें, मोरिंगा का इस्तेमाल करते हैं, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करो, और साधना में थोड़ा सा चले जाओ, मेडिटेशन में करने शुरू करो, ताकि आपके ब्रेन सेल्स मजबूत होंगे, वो आपको पॉजिटिविटी लाएंगे, आपका सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। आपको आजकल ना साइकोसोमैटिक डिजीज भी बहुत बढ़ रही है, यानी कि हम जैसा सोचते हैं या हमारे इमोशंस जैसे हैं, उसका इफेक्ट भी हमारी बॉडी पर पड़ता है। जैसे आपने कहा कि हम ओज पे अगर काम करते हैं तो हम अपनी सिर्फ हमारे आत्मा के लेवल पे काम होगा, बल्कि हमारे शरीर के हर एक सेल उससे इंप्रूव होंगे। फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल तीनों पे काम होगा। तो आयुर्वेदा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी डिजीजेस पे काम करता है, वो आपके फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों लेवल पर इकट्ठे काम करता है। एंड यू एंजॉय लाइफ। आप मतलब जिंदगी में ना जिएंगे। जिंदगी जीना तो वो है ना बेटे, जब आप हर पल हर क्षण आनंद की स्थिति में रहें। पर डॉक्टर साहब, ये आज के समय में कलयुग चल रहा है, इतना पॉसिबल तो नहीं है। अगर हम डायरेक्शन दें तो हमारा जो ये स्टूडेंट है बहुत इंटेलिजेंट है बेटे, बहुत इंटेलिजेंट। हम उसे डायरेक्शन ही नहीं देते। आपने सारा दिन तो उसे किताबों में ठोस रखा, वो पढ़ आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, चाहे एलोपैथी साइंस में है, बुक्स में है या कहीं भी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है, कहीं काम ही नहीं आता वो। पर डॉक्टर साहब, बहुत सारी हेरिडिटरी डिजीज भी होती है। फॉर एग्जांपल, मेरी नानी को थायराइड की प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी को भी है और मुझे भी है। तो ये प्रॉब्लम तो ठीक कैसे होगी जो हेरिडिटरी है, जो हमारे जीन्स में ही आ गई? आप हेरिडिटरी का मतलब ये हुआ, आपके उस जमाने में, आपकी नानी के जमाने में इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। हालांकि उस टाइम तो हाइपोथायराइडिज्म नाम भी नहीं था जी, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो ठीक है, आप उस ऑर्गन से, उस सिस्टम से सेंसिटिव हो। उस टाइम में इसका पता नहीं था, अब हमें पता चल गया, तो मैं उस सेंसिटिविटी को ठीक क्यों ना करूं? मतलब जैसे अगर थायराइड है मुझे, तो थायराइड मतलब मेरा थ्रोट चक्र नहीं, बेसिकली इसका रीजन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके। जो हमारा TSH है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो होता क्यों है? जिस टाइम हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, तो हमारी पिट्यूटरी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो अपनी सिक्रीशंस को बढ़ा देती है ताकि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्टिन कर सके। अब क्या हुआ कि आपने टेस्ट कराया है, आपका TSH लेवल 5, 7, 10 कुछ भी हो, इंस्टेड कि मैं अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करके इसको ठीक करूं, मैंने क्या किया, उसका एंटीडोट दे दिया। क्या होगा उससे?
उससे उस टाइम तो TSH पूरा होता रहेगा, लेकिन जैसी दवाइयाँ छोड़ देंगे तो फिर वो बढ़ेगा। TSH ने तो आपको खाली उस पे काम किया ना, पिट्यूटरी के उस थायराइड सिस्टम ने हार्मोन TSH पे। मेटाबॉलिज्म पे नहीं किया। अब मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक हो जाता है। आप कुछ ना लो, आप सुबह गर्म पानी में नींबू और दालचीनी डाल के लेना शुरू करो, एकदम उससे थायराइड ठीक हो सकता है। ठीक। मतलब हमारा जो मोड ऑफ वो ट्रीटमेंट है ना, वही गलत है। मतलब हमने जो वाकई में बीमारी की जिस चीज़ की जरूरत है, हम उसको ठीक करने की कोशिश ही नहीं करते बेटे। मतलब रूट कॉज पे जाना ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब कुछ मिथ्स और फैक्ट्स भी मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी। जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेदा मेडिसिन आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ नहीं ले सकते। आप सुबह से शाम तक खाने में क्या खाते हैं? अनाज, फल, सब्जियां, मसाले, ये सब खाते हैं जी। वो क्या है? जड़ी बूटियाँ। अच्छा, तो हम ऑलरेडी ले ही रहे हैं। वो आपके जो ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं बनती, वो आपके डाइटरी सप्लीमेंट ही बनती हैं बेटे। हमने कुछ ऐसी जड़ी बूटियों को सिलेक्ट किया हुआ है जिसका ओज जिसमें शक्ति ज़्यादा है और इंस्टेंट असर करती है। अगर किसी एक डॉक्टर से कोई पूछे कि भाई सुबह से शाम तक तो आप जड़ी बूटियाँ लेते हैं और जड़ी बूटियों को ही कंडेम कर रहे हैं। हाँ, मतलब अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो जैसे कि अगर कोई आपको सीजनल एलर्जी है तो आप एलोपैथी भी अगर ले रहे हैं तो साथ साथ आप आयुर्वेदिक मेडिसिन भी जरूर लें, क्योंकि वो आपके इंटरनल पे उस पे काम कर रही है। आप अपने ओज पे काम करेगी, आपको ताकत देगी और अल्टीमेट ठीक होगी। एलोपैथी में बेटा कहना नहीं चाहिए, एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो आपके रोग को बिल्कुल ठीक कर सके। डॉक्टर साहब, ये फिर एलोपैथी की तरफ हम आए ही क्यों? हमें उस तरफ लाया गया है बेटे, आए थोड़ी है। जिस टाइम अंग्रेज गए यहाँ से, हालांकि ये शब्द ठीक नहीं होते, अब वो क्या हो गया, उन्होंने कहा ये तो बर्बाद होना ही चाहिए। तो हमें और बीमार करने के लिए, हमारी जनरेशन खराब करने के लिए हम पे थोप गए हैं। ये थोपी गई है हम पे, ये है एजुकेशन से हमें थोपा गया है। हाँ, पहले तो हमारा गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। हमारे गुरुकुल उन्होंने ख़त्म क्यों किए थे? इसलिए कि जब तक गुरुकुल ख़त्म नहीं होंगे ये हम इन्हें काबू नहीं कर सकते। पर उन्हें ये नहीं पता था हर घर में गुरुकुल है। हमारी नानी, हमारी दादी हमें क्या कुछ सिखाती थी, वो गुरुकुल ही तो था। डॉक्टर साहब, अगर आज नालंदा यूनिवर्सिटी होती, जलाई ना जाती और अंग्रेजों का राज ना होता, तो मुझे लगता है भारत आज तो विश्व गुरु होता ही। अगर हम अब भी इससे सीख सकते हैं तो अभी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और मिथ और फैक्ट आप मुझे बताइएगा, क्या ये ठीक है कि जैसे हरियाणा में क्या होता है कि यूजुअली मीठा पहले दिया जाता है, जैसे चूरमा या हलवा, और बाद में जो मेन कोर्स है वो बाद में सर्व किया जाता है। तो वो इसलिए ऐसे कहते हैं कि भी उससे क्या होता है कि हमारे टेस्ट बड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उस तरह के एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं। बस वो एक्टिवेट करने के लिए होता है। तो यानी कि मीठा हमें पहले खाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा, पर वो हर एक जगह का एक सिस्टम बना होता है। हरियाणा में यहाँ पर, उधर साउथ के वो पापड़ देते हैं पहले। हाँ, तो वो बेसिकली उसका रीजन यही है कि आपको एक्टिवेट करना। डॉक्टर साहब, वेट लॉस के लिए आयुर्वेदा काफी स्लो बताते हैं, तो इस पर आपका क्या टेक है? अगर हम वाकई वजन कम करना चाहते हैं तो पहले हम अपने आप ध्यान दें, हमारा इनपुट क्या है, कि हम कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। हाँ, मतलब अगर दिनचर्या ही अगर ठीक कर लें तो ही वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आप मॉर्निंग एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, अक्षय योग करिए। सुबह के टाइम आप खाली फ्रूट लो। पर डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं अगर सुबह सुबह फ्रूट लेंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। कभी फ्रूट लेने से शुगर लेवल नहीं बढ़ता। क्यों? इसमें सुक्रोज होता है बेटे, इट इज एब्जॉर्ब वेरी स्लोली। और ऐसे भी कहते हैं अगर सुबह सुबह, पहले एक टाइम था जब ऐसे कहते थे फ्रूट जूसेस लेना बहुत अच्छा माना जाता, खासतौर से सुबह सुबह। अगर हम ऐसी कोई मूवीज़ देखें, पुरानी मूवीज़ या कोई सीरियल्स देखें, तो वहाँ फ्रूट जूस डाइनिंग टेबल पे ज़रूर होते थे। बट आज ये कहती है, साइंस ये कहती है कि फ्रूट जूसेस उतने ही खतरनाक है जितना अल्कोहल खतरनाक है लीवर के लिए। कोशिश करो फ्रूट्स लेने की, नॉट द फ्रूट जूस। ओके। क्योंकि उसकी भी एब्जॉर्प्शन थोड़ी, फाइबर ज़्यादा होते हैं उसमें जी। तो पहले वो लो, लंच प्रॉपर करो, और लंच से पहले सैलेड ले लो ताकि कम खाया जाए, और शाम का खाना 6 बजे खा लो। अच्छा, सूर्य से पहले। उससे जो हमने सिस्टम बनाए हुए थे, उससे क्या होता है कि शाम को 6 से लेके अगले 8 बजे तक हमें इतना टाइम मिल जाता है मेटाबॉलिज्म फास्ट करने का कि धीरे धीरे सिस्टम अपने आप नॉर्मलाइज होता है। एनी लीवर प्रॉब्लम,
एनी प्रॉब्लम ऑफ द डायबिटीज शुगर, आप ये करना शुरू करो, आपका शुगर लेवल अपने आप कम हो जाएगा, फिर प्लस वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे हम ओज पे काम करते हैं आयुर्वेदा के थ्रू, तो उस पर क्या हम मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं? जैसे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी को कहते हैं कि वो कुछ भी कभी छोटे हो जाते थे तो कभी बहुत बड़े हो जाते थे, तो वो छोटा और बड़ा होना शायद शरीर की बात नहीं थी, वो शायद ओज की ही बात थी। तो क्या हम मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं कुछ भी? हमारी ब्रेन में बहुत पावर है, अनलिमिटेड पावर है। जैसे मैंने बताया, अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सब को अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो कुछ भी हमारा ब्रेन, हमारा माइंड सोचता है, वो सोच कैसे आई है आपके पास, आप ये देखो। आपके पास इसलिए आई है, उसके पीछे कोई रीजन है। जब आप उस पर काम करते हैं तो नेचर उस पर और ज़्यादा काम करती है। अगर आप 10% करते हैं, नेचर 100% करती है। आप उसमें डूब जाइए, पूरी तरह डूब जाइए, अनमने से नहीं कि अच्छा होगा दिख जाएगी, नहीं, मतलब 100,000% देना है। यस। मैनिफेस्टेशन से तो कितने लोगों ने अपनी इतनी सीरियस बीमारियां ठीक की है सिर्फ अपने हौसलों से। सबसे बड़ी आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है कि मेरे को ठीक होना ही होना है, बस जब आपने ये सोच लिया ना, तो बीमारी कहाँ रह जाएगी। आपका ओज उतना बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर उतनी ताकत आनी शुरू हो जाएगी। मतलब हनुमान जी को हम अपने अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं जस्ट बाय वर्किंग ऑन ओज। देखिए, देखो बेटे, अगर हम वास्तविक रूप से देखा जाए, ये जितनी भी चीजें या जितने भी भगवान हमारे को बताए गए हैं, आप इन सबको ये सोचो, कहीं हम आत्मा को लेते हैं। जब हम शिव जी का रूप करते हैं तो हमारे अंदर वो आत्मा की बैठी हुई एनर्जी है, तीसरा नेत्र जिसे बोल रहे हैं। हाँ, हम मन की शक्तियों को, अब जैसे मन को क्या है, दुर्गा सा जोड़ा, ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गपद निवारणी दुर्छेदनी दुर्साधनी दुर्नाशनी दुर्धारणी, जितनी भी शक्तियां हैं, ये हमारी मन की शक्तियां हैं, हम उसको उजागर कर रहे हैं बेटे। तो हमारे ऋषि मुनि कितने इंटेलिजेंट थे, इन्होंने हमारी जो वाणी है ना, इसमें क्या होता है, कुछ जैसे स्वर होते हैं ना, तो इन्होंने कुछ मंत्रों से, मंत्र जाप मात्र से हमारी शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। ओके, तो मंत्र जाप से हमारी बेसिकली ऊर्जा बढ़ाने का वो भी एक साधन है। ओम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ग्लूं हुं क्लीं जूं से, ज्वाला ज्वाला, ज्वल ज्वल, प्रजल प्रजल, ओम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ज्वल हं सन लन शन फट। ये सब ना शब्द नहीं है, वाइब्स हैं। जब इनका अंदर से उच्चारण होता है ना, तो हमारे अंदर अपने आप एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला। बहुत अच्छा लगा बेटे आपसे इंटरेक्शन करते हुए, और आपकी नॉलेज मजा आ गया। थैंक यू सो गॉड ब्लेस।